पहला चैप्टर जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। प्रश्न 1, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के बारे में। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बैस्टन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचालित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभरण आनुवांशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। अगला प्रश्न, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूल और पौधों को उगाने से लेकर उनके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग, खाद्य तथा अखाद्य पौधे के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका के अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह द्रव्यदार जेलीनुमा अर्धतरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। अगला प्रश्न, विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जी की खेती को ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर। अगला प्रश्न, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन। ऑस्ट्रियोलॉजी में कंकालों का अध्ययन होता है। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन होता है। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन, ये गलत है, शिलालेखों का अध्ययन होगा। कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी में उपभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। ऑप्थेमोलॉजी में आँखों का चिकित्सीय अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर है रेशम की खेती से संबंधित। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। पिसिकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एवीकल्चर में पक्षी पालन। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? अब इसमें पूछ दिया सेरीकल्चर, तो रेशम के कीटों का पालन, रेशम के कीड़े इसमें पाले जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये होगा इथोलॉजी। इटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने के वाला शास्त्र है। इटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है।
एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। इथोलॉजी में पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। इथनोलॉजी में मानव जाति विज्ञान का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न, हीमेटोलॉजी का अध्ययन खाली स्थान से संबंधित है। रक्त। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट रचनात्मक गुणों का अध्ययन। विशिष्ट रचनात्मक गुणों का अध्ययन। तो आकारिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातन संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सीय विज्ञान की शाखा है। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति से समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो ये होगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान से। इसके बारे में निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन। आनुवांशिकी, इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, आनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। अगला प्रश्न, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी पौधों के रोग और उसके बचाव का सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है एंड्रोफोलॉजी में। एंड्रोफोलॉजी में जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी में पुरुष के बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। इसके बारे में एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। बायोइकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी क्रेफिश का अध्ययन। डेस्मोलॉजी में शरीर रचना के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेपेटोलॉजी।
हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्न्याशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी अल्सर का अध्ययन। हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन होता है। जीरियाट्रिक्स बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन। अगला प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नॉथोलॉजी, धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन। शरीर रचना विज्ञान, शरीर के चीड़-फाड़ का अध्ययन। सरोविज्ञान में नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान है जानवरों का। अगला प्रश्न, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीव की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, खाली स्थान तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन पाइमेटोलॉजी में किया जाता है। पाइमेटोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वानस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज इत्यादि परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन। अगला प्रश्न, सारोलॉजी खाली स्थान का अध्ययन, तो इसमें होता है छिपकली का अध्ययन। सारोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। एंथ्रोनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को
उस व्यक्ति की अपनी सांस्कृतिक के आधार पर समझा जाना चाहिए। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? वो कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। नृविज्ञान मानवशास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। नृविज्ञान मानवशास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान जड़ी बूटियों का अध्ययन। अगला प्रश्न, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न, पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। पैलियोंटोलॉजी खाली स्थान के अध्ययन से संबंधित है, तो वो है जीवाश्मों। अगला प्रश्न, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ चारागाह, घास या चारा। अगला प्रश्न, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी कैंसर से जुड़ा है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थिसुषिरता यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी के अस्थिभंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्न्याशय में बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क संबंधित विफलता वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरिया कहते हैं। जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न, कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान में कुकुरमुत्ता राई का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोप्स, म्यूक्स आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, माइकोलॉजी खाली स्थान के अध्ययन से संबंधित है। खाली स्थान के अध्ययन से संबंधित है कवक। अगला प्रश्न, ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑर्नियोलॉजी सपने का अध्ययन। ऑर्नियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। अगला प्रश्न,
टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विद्या को विष विज्ञान कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, टैक्सोनॉमी मूल रूप से खाली स्थान से संबंधित है। जैव विविधता टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। मैट्रिक्स का क्या उद्देश्य क्या है? डी. अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। इसके बारे में बायोमैट्रिक्स का क्या उद्देश्य? अध्ययन से संबंधित सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। विभिन्न प्रकार के ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उनके साथ संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, कोशिका। कोशिका के अंतर्गत सिद्धांत, संरचना, कार्य। तो पहला पॉइंट है इसमें जंतु कोशिका। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रापकेंद्रियों से मौजूद होता है? केंद्रक झिल्ली। कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्रापकेंद्रियां मौजूद नहीं होती हैं उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। अगला प्रश्न, मानव कोशिकाओं के ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। जो जीवित कोशिकाएं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। अगला प्रश्न,
किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच मान 4.5 होता है, 5.5 कोशिका में। अगला प्रश्न, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले गुण वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में। इसके बाद में कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम इत्यादि। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? 50S और 30S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जैव द्रव्य झिल्ली से जुड़ी होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोकैरियोटिक संश्लेषण होती है। अगला प्रश्न, प्रापकेंद्रकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। झिल्ली व कोशिकांगों की मौजूदगी, अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है झिल्लीबद्ध कोशिका की मौजूदगी। इसके बारे में प्रापकेंद्री कोशिका की प्रमुख विशेषताएं, ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्री होती है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रक कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है जिसकी कोशिका झिल्ली ऐसे जीवों को कहा जाता है जिसकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 32.5 केमोल। संश्लेषण अणु एटीपी का उपयोग कोशिका की अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है, जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 केमोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका सुकेंद्र कोशिकाओं में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है जिसका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःद्रव्यी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रणाली ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो सक्रिय उपकला में ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बना है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिका की भित्ति में तथा फेफड़े में वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। यह ऑप्शन गलत है। क्या पूछा है इसमें? गलत। तो गलत ये है। इसके बारे में दिए गए कथनों में कथन 4 गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता, बल्कि पाइरूवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? और इसमें औषधियों और विषों का निराविष्करण किया जाता है। कशेरुकी प्राणियों जीवों के यकृत कोशिकाओं में एसीआर नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है, जिसका प्रमुख कार्य औषधियों और विषों का निराविष्करण निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों में ए और बी में दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। इनमें संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? तो वो है सी नंबर। ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन। युग्मकों के निर्माण के लिए जनक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं? कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है? तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, एक समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों के निर्माण के लिए जनक कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिका संरचना है और यह कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी। अगला प्रश्न, और यह लास्ट प्रश्न भी है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? आत्मघाती थैली, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं।